नाज़रीन आदाब, मैं मोहिउद्दीन आप सभी का खैर मकदम करता हूँ। आज की ख़ास मुलाकात में हमारे साथ नहायत ही अहम मेहमान प्रकाश अम्बेडकर जी मौजूद हैं। हम इनसे जो है वो सियासी हालात पर, समाजी हालात पर, मुल्क के हालात पर गुफ्तगू करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रकाश अम्बेडकर साहब का अव्वलीन तारुफ ये है कि प्रकाश अम्बेडकर साहब हमारे दस्तूर हिंद के मामार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पोते हैं और भारी बहुजन महासंघ जो सियासी तंजीम है महाराष्ट्र में, बहुत ही अहम काम है इनका, इसके सदर हैं। चलिए गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आप जानते हैं कि मुल्क में सियासी माहौल गर्माता जा रहा है, उसी के साथ साथ इत्तेहाद और इंतशार की सियासत भी उरूज पर है। आने वाले पार्लिमानी और असम्बली इंतखाबात में मोदी लहर और बीजेपी को शिकस्त देने के लिए मुख्तलिफ़ पार्टियां जो है वो यकजा हो रही हैं, इत्तेहाद की बात कर रही हैं। लेकिन प्रकाश अम्बेडकर ने महाराष्ट्र में एक नहायत ही इनकलाबी कदम उठाया है और इनकलाबी कदम ये है कि उन्होंने जो है वो एमआईएम के साथ इत्तेहाद की बात की है। और चलिए हम बात करते हैं प्रकाश अम्बेडकर साहब से, इनसे जानते हैं कि जो इत्तेहाद की बात की है एमआईएम के साथ, ये इत्तेहाद की वजह क्या है और ये इत्तेहाद जो है वो किसके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है? देखिए, हम लोग ने पिछले दो ढाई महीने से एक वंचित बहुजन अघाड़ी जो है उसका गठित किया है। वंचित का अर्थ ये है कि सत्ता से, समाज से और आर्थिक व्यवस्था से जिसका कोई संबंध यहाँ की व्यवस्था ने बनाया नहीं है, ऐसे समाज को लेके हम लोग ने इकट्ठा करके उनका एक दौरा किया। मैं ये समझता हूँ कि हम लोग ने करीब आप मान लीजिए कि 30-35% जो हिंदू समाज जो इस व्यवस्था से बाहर है उसको इकट्ठा करके एक साथ जुड़ा दे, एक पॉलिटिकल सोशल फोर्स हुआ बन चुका है। और मेरे ख्याल से उसकी ताकत जो है वो सोलापुर में दिख गई। उसके बाद में जो है वो एमआईएम के साथ में हम लोगों का जो समझौता हुआ, वो एमआईएम के समझौते में औरंगाबाद की एक बड़ी ताकत वहाँ पर दिखी। मुस्लिम समाज भी हम लोग एक वंचित समाज ही मानते हैं क्योंकि यहाँ की व्यवस्था से न्याय मिला नहीं है, बाहर मिला। तो फिर इसी बात पर जो है हमारी चर्चा हुई वहाँ पर और बोल के हम भी इसमें शामिल होने के लिए तैयार है। तो हम लोग ने उनके साथ में समझौता कर लिया और कहा कि ठीक है, ये सभी वंचित अगर इकट्ठा होकर यहाँ की अगर व्यवस्था ही बदल देते और नई आयाम यहाँ से शुरुआत करते हैं तो उसी के लिए ये वंचित बहुजन अघाड़ी बनाई गई है। और अगर आप सहयोग देना चाहते तो हम लोग लेने के लिए तैयार है और वहीं से एक नया सिलसिला शुरुआत हुआ, ऐसा मैं मानता हूँ। सवाल एक ये पैदा होता है अम्बेडकर साहब कि जिस तरह से इल्ज़ाम आप पे आयद हो रहे हैं, इल्ज़ाम लग रहे हैं कि आपने जो है वो जो अघाड़ी बनाई है इसका सीधा फ़ायदा जो है वो बीजेपी को हो सकता है। देखिए, जिस तरह से इल्ज़ाम होना शुरुआत हुआ है, मतलब बीजेपी से भी इल्ज़ाम होना शुरुआत हुआ है, शिवसेना से भी इल्ज़ाम होना शुरुआत हुआ है, कांग्रेस वालों ने और एनसीपी वालों ने रोक के रखा, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। अब दोनों अगर कह रहे कि हम उनके बी टीम है तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं तो भी गलत फहमी हो रही है। अगर हम बी टीम है तो उनको फ़ायदा होना चाहिए और जिसको फ़ायदा होता है वो कभी उसके खिलाफ नहीं कहता है, वो तो अभी हमारे खिलाफ कहना शुरुआत हुआ है। तो हम अगर बी टीम बीजेपी के है तो शिवसेना और बीजेपी तो इकट्ठा जा रहे हैं। अगर वो इकट्ठा जा रहे तो उनको नुकसान नहीं है, नुकसान कांग्रेस को होना चाहिए। कांग्रेस चिल्लाना चाहिए, एनसीपी चिल्लाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस और एनसीपी नहीं चिल्ला रही है। जिसको फ़ायदा हो रहा है वही चिल्ला रहा है। तो ये जो ताकत बनी है ये सबसे बड़ी ताकत मैं मानता हूँ। अगर नुकसान किसी को कह रही है तो वो नुकसान बीजेपी और शिवसेना को कह रहे हैं और इसलिए वो बौखला गए हैं। सवाल एक ये पैदा हो रहा है कि अगर धनगर वोट बैंक शिफ्ट होता है या ओबीसी वोट बैंक शिफ्ट होता है तो इसमें जो है वो जहाँ शिवसेना का नुकसान है वहीं पे जो है वो कांग्रेस को भी इसका नुकसान भुगतना पड़ सकता है, एनसीपी को भी इसका नुकसान भुगतना पड़ सकता है। कांग्रेस को उतना नुकसान नहीं है जितना कि बीजेपी शिवसेना को है, क्योंकि फ़िलहाल आपने जो जुलूस देखे होंगे
औरंगाबाद। मराठा के जुल नहीं ना, मराठा उसके के पहले जुलूस वाले, थे, हाँ। मराठा के जो जुलूस थे, मराठा आरक्षण के जो जुलूस थे, उस जुलूस ने जो है वो मराठा की जो मांगे थी कि हमको ओबीसी में डाल के आरक्षण मिलना चाहिए, उससे उनसे ओबीसी कट गया। दूसरी उनकी जो मांग थी कि एट्रॉसिटी एक्ट में जो है परिवर्तन होना चाहिए, उससे जो है वो शेड्यूल कास्ट और आदिवासी दोनों कट हो गए। आज की स्थिति में जो है वो मराठा आइसोलेटेड है। ये बीजेपी की राजनीति थी कि मराठों को आइसोलेट करे और दोनों को जो है फिर ये कहे कि एट्रॉसिटी एक्ट में हम बदलाव नहीं ले आएंगे और इनसे ये कहेंगे कि भैया इनकी जो मांग है हम नहीं आने देंगे, इसलिए दोनों हमारे साथ रहिए। तो ये जो इनकी जो राजनीति बीजेपी ने मराठा मोर्चा के साथ में शुरुआत की थी और मराठों को जो आइसोलेट किया था, उस राजनीति को ख़त्म जो है वो एल्गार परिषद पूना में जो 31 दिसंबर को जो एल्गार परिषद हुई, उस एल्गार परिषद ने ख़त्म किया। और इसलिए एल्गार के खिलाफ ये जो सरकार है उसकी वजह यही है कि उनको ये लग रहा है कि जो बन बनाई मुर्गी उनकी थी वो अब पकने वाली नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि जो क्रैकडाउन शुरू हुआ है एल्गार परिषद में शामिल लोगों में भीमा कोरेगांव की घटना को लेकर के, वो जो है वो एक किस्म का दुश्मनी की भावना से वो क्रैकडाउन शुरू हाँ, देखिए, क्योंकि पूना ग्रामीण का जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसका जो एफिडेविट है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें उन्होंने सीधा कहा है कि दो व्यक्तियों पे नाम उन्होंने लिया, एक मिलिंद एकबोटे और संभाजी भिड़े। ये दोनों इस कारनामे के लिए ज़िम्मेदार है। मतलब वहाँ पर जो दंगाई हुई उस दंगाई के लिए दोनों की जिम्मेदारी है। पूना सिटी पुलिस जो है उनका ये कहना है कि वो जो दंगाई हुई है वो कुछ नक्सलवादियों थे उसकी वजह से हुआ है। एक ही डिपार्टमेंट है पुलिस, एक रूरल पुलिस है और एक सिटी पुलिस है, दोनों के अपने अपने कोर्टों में बयान जो अलग अलग है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ग्रामीण पुलिस जो है, रूरल पुलिस जो है वो सही कह रहा है और सिटी पुलिस जो है वो राजनीति कर रहा है। एक सवाल मेरा आपसे ये है कि जैसा कि आपने कहा कि एल्गार परिषद हुई, उसके बाद भीमा कोरेगांव की घटना का जो मामला है, इसमें जो है वो आपका भी नाम शामिल हुआ था, क्योंकि जो लेटर इसमें दिखाई दिए, जो खत इसमें दिखाई दिए, उसमें जो है कॉमरेड प्रकाश अंबेडकर का भी जिक्र था। नहीं, प्रकाश का जिक्र था जी, सिर्फ कॉमरेड प्रकाश का जिक्र था। प्रकाश का जिक्र था। तो असल में एक बात, सवाल मेरा आपसे ये है कि अर्बन नक्सल, क्या आपको लगता है कि अर्बन नक्सल जो है वो फ़ायदेमंद है हमारे समाज के लिए? देखिए, ऐसा मैं कहूँ कि कोई अर्बन नक्सल सिटी में कोई नक्सलवाद है ही नहीं। जिनको उन्होंने अभी तक पकड़ रहा है, दोमोली के 6 या 7 जनों को जो पकड़ा हुआ है, उनके बारे में ना एफआईआर दर्ज है, ना उस पर कोई कार्रवाई है। वो जेल में आज तक लॉन्ड्रिंग है। दूसरी बात यह है कि वो जो फेक लेटर ले आए थे, पुलिस डिपार्टमेंट ने कहा कि ये फेक लेटर है, बाद में आईजी जैसे व्यक्ति ने कहा कि नहीं, हमने इसको रिलीज़ ही नहीं किया है। उनका जो सबका मामला ये था कि किसी भी तरह यहाँ की राजनीतिक नेता है, सोनिया गांधी से लेके नीचे तक, उनके पकड़ में आ चुके हैं। हम लोग 4-5 ही नेता है कि जो अभी बचे हैं। मतलब वो हमारे खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं कर सकते, ना हमारे आवाज़ दबा सकते, ना हमको डर दिखाकर उनकी राजनीति की तरह हम लोग चल सकते हैं। तो ये उनकी एक साजिश थी कि नरेंद्र मोदी को मारने के लिए नक्सलवादियों का एक ग्रुप बना हुआ है और उस ग्रुप में एक कॉमरेड प्रकाश का नाम था जो मुझसे जोड़ने के लिए उनकी कोशिश हुई। और वो बाद में कॉमरेड प्रकाश जो है वो आसाम का निकला और उनकी ये जो साजिश थी वो साजिश जो है वहाँ पर ख़त्म हो गई। प्रकाश अंबेडकर साहब से हम बात कर रहे हैं और वक्त तो चला एक छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद जल्द ही लौटते हैं।
ब्रेक के बाद आप सभी का खैर मकदम है। हम बात कर रहे हैं प्रकाश अंबेडकर साहब से, जो कि महाराष्ट्र में जो है वो एक किस्म की सियासी हलचल मचाए हुए हैं एमआईएम के साथ। सर, सवाल एक ये पैदा होता है कि क्योंकि कुछ सियासी तज्जिया निगार ये कह रहे हैं कि एमआईएम खालिस कम्युनल पार्टी है, उसने मज़हब की बुनियाद पर सियासत की है। प्रकाश अंबेडकर को ज़रूरत क्या थी कि एमआईएम को ही चुनते, कोई और पार्टी नहीं मिली आपको? सवाल हम लोग के सामने ये है कि जो वर्ग को हम लोग ने निकाला है बाहर, जो बीजेपी का वोटर है, जिसको हम लोग ने बाहर निकाला है, हम लोग ये उम्मीद करते थे कि भाई कांग्रेस इनको हाथ देगा, लेकिन कांग्रेस हाथ देने के लिए तैयार नहीं है। अब ये जो 22-23% जो बीजेपी से बाहर निकला हुआ है, उसको अगर कोई हाथ देने के लिए, कांग्रेस अगर हाथ देने के लिए तैयार नहीं है तो वो मायूस हो जाएगा, और मायूस होने के बाद वो दोबारा लौटने की उसकी उम्मीद है। एमआईएम का हाथ मिल गया, हमने उसको पकड़ लिया, और उम्मीद यही करते हैं कि ये जो ओबीसी, छोटे ओबीसी मुस्लिम राजनीति की जो गठबंधन हम लोग कर रहे हैं, वो मेरे ख्याल से अगर शुरुआत हो तो ये बीजेपी से निकला हुआ है, वो मेरे ख्याल से यहाँ पर टिका रहेगा। और उम्मीद आज भी हम लोग ये करते हैं कि कांग्रेस कहीं ना कहीं तो भी इस बात पर सोचेगी और समझौता करने के लिए आगे आएगी, ऐसा हम लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं। लेकिन कांग्रेस की जानिब से जो एक रुझान सामने आ रहा है वो ये है कि एमआईएम आपके साथ है और आप एमआईएम को छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो इसलिए कांग्रेस जो है वो आपको लिफ्ट नहीं दे रही है। मैं ये कहूँगा कि देखिए, इस बार का इलेक्शन जो है, लोग इसको मानने के लिए तैयार नहीं होंगे, लेकिन इस बार का जो इलेक्शन होगा वो बीजेपी शिवसेना एक अलायंस होगी, और दूसरी तरफ ये वंचित बहुजन अघाड़ी, इनका सीधा सीधा सामना होगा। अब इसमें वंचित बहुजन अघाड़ी के पक्ष में अगर यहाँ का मुसलमान चाहता है तो उसको हमारे साथ में आना होगा, क्योंकि मराठा जो कांग्रेस के और एनसीपी का बेस है, वो आज सोशली आइसोलेटेड है, उसके साथ में कोई जाने के लिए तैयार नहीं है। बाकी सब इकट्ठा होने के लिए तैयार है। इस बात को अगर मुसलमान सोचे और वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ में अगर मुसलमान आता है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि बीजेपी को आरएसएस बीजेपी को रोकने में महाराष्ट्र में तो हम लोग कामयाब हो जाएंगे। लेकिन सवाल ये कि बड़ी ताकत जो है इनको रोकने में, महाराष्ट्र में जो बड़ी ताकत की बात की जाए तो वो एनसीपी कांग्रेस ही है ना, तो नहीं, मतलब लगता है आज के मुताबिक एनसीपी और कांग्रेस ताकत नहीं है, उनकी ताकत निकल चुकी है। आप ये कह रहे हैं कि मुसलमान वोट देना चाहिए आपके अलायंस को, लेकिन मुसलमान जो है वो आपको क्यों वोट देगा? आपके पास ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो मुसलमान को अपनी तरफ खींचेंगे? देखिए, इस बार मैं किसी मुद्दों की बात नहीं कहूँगा, मैं इस बार यही कहूँगा कि संविधान अगर बरकरार है तो सबकी आज़ादी बरकरार रही। संविधान अगर नहीं रहा तो मेरे ख्याल से मुद्दों की राजनीति वहीं ख़त्म हुई है। पहला ये है कि संविधान बचाने की बात है, हम लोग आज मुद्दों की राजनीति नहीं कर रहे। जो ओबीसी को हम लोग ने बाहर ले आया है, गडरिया को हम लोग ने बाहर ले आया है, वही कहा है कि भैया संविधान है तो आपके अधिकार है, संविधान नहीं है तो आपके अधिकार भी नहीं है, क्योंकि आप भी पुरानी मनुवादी व्यवस्था के शिकार ही हो। तो आप अगर शिकार होना चाहते हो तो आप बीजेपी आरएसएस के साथ में जाइए। उन्होंने आज बीजेपी आरएसएस छोड़ के अपना एक नया वजूद बनाया है, और ये नया वजूद बनाया है संविधान बचाने के लिए बनाया हुआ है। तो यही हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। आज हम किसी और मुद्दों के साथ में चर्चा नहीं करेंगे, और कुछ भी नहीं है, कोई किसी को आश्वासन नहीं दे रहे। यही आश्वासन हम लोग कह रहे हैं कि संविधान बचाना यही सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन जो है वो बहुत सी जगहों पर अवैसी साहब जो है मुसलमानों के नज़दीक पसंद नहीं किए जाते हैं। मुसलमान, उनका एक तबका मुसलमान का है महाराष्ट्र में जो एमआईएम को इतना पसंद नहीं करता है, तो आप उस तबके तक पहुंचने के लिए कौन सा रास्ता अपनाएंगे? देखिए, हम लोग ओवैसी साहब ने जो है वो ओपन सपोर्ट दे के साथ में आने की पॉलिटिकल पार्टी है। मुसलमानों में कई तंजीमें हैं कि जो पॉलिटिकल की शक्ल में नहीं है, सोशो रिलीजियस की शक्ल में है। हम लोग उनके साथ भी संबंधित है, आज नहीं, मैं समझता हूँ मैं कई सालों से उनके संबंधित है। ये मैं जो करने जा रहा था, मैं सबको आगाह कर किया था कि मैं ये करने जा रहा हूँ,
ऐसा नहीं है कि किसी को पता नहीं है, मतलब सोशो रिलीजियस मुसलमानों के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस है उनको सबको इस बात की जानकारी है कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या जानकारी है, और उसको मैं हर वक्त बताते भी जा रहा हूँ कि कहाँ तक हम लोग को आए, कहाँ तक रिश्ता बन चुका है, कहाँ तक नहीं है। ये एमआईएम का भी जो सपोर्ट आएगा उसकी भी बात मैंने उनसे बता दी थी कि वह पॉलिटिकली एमआईएम जो है वो आना चाह रही है और हम लोग उसको ना नहीं कहेंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि सोशो रिलीजियस मुसलमानों के जितने भी संगठन हैं वो इस बात की आगाह है कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं। अब मैंने उनसे फैसला किया है कि आपको तय करना है कि आपको कांग्रेस के साथ में जाना है या आपको हमारे साथ में आना है। मतलब सोशली भी आप जो है वो सोशल इंजीनियरिंग का काम शुरू कर दिया? हमने सोशल। अच्छा, एक बात, ये सवाल मेरा आपसे ये है, बहुत अहम सवाल है कि आपने कहा कि एक वंचित अगाड़ी बनने वाली है, बहुजन बन गई है और उसकी ताकत जो है वो दिख गई। जो इलेक्शन होगा तो अगाड़ी के बैनर के तले ही होगा, एमआईएम के बैनर के तले नहीं होगा, आपकी तंजीम के बैनर के तले नहीं होगा, और आपकी जो अलाइंस है, जैसे कि वारिस पठान जो एमआईएम के एमएलए हैं यहाँ से, इम्तियाज़ जलील एमआईएम के एमएलए औरंगाबाद से, अगर वो इलेक्शन लड़ना चाहे तो कौन से बैनर पर? उनको चॉइस है, वो एमआईएम से लड़े, हमारे से लड़े। आपके साथ एमआईएम तो आपके साथ जाएगी ना? देखिए सवाल ऐसा है कि ये वंचित बहुजन अघाड़ी जो है ये रजिस्टर्ड होने जा रही है। हम लोग जो लड़ेंगे वो वंचित बहुजन अघाड़ी के माध्यम से लड़ेंगे, उनके ही एबी फॉर्म से लड़ेंगे। लेकिन जो हमारे साथ में पॉलिटिकली आए हैं उनको ये आज़ादी है कि वो अपनी पार्टियों से लड़े, और आपका उनको सपोर्ट पूरा होगा। प्रकाश अम्बेडकर से हम बहुत ही अहम गुफ्तगू कर रहे हैं सियासी हालात पर। वक्त तो चला है एक छोटे से वक्फे का, वक्फे के बाद जल्द लौटते हैं। वक्फे के बाद आप सभी का खैर मकदम है। हमारे साथ प्रकाश अम्बेडकर साहब खुद मौजूद हैं। सर, एक बात ये बताइए कि महाराष्ट्र में इससे पहले भी दलित और मुसलमानों का अलाइंस हो चुका है। मस्तान मिर्ज़ा नाम के शख्स ने जो है वो आप जानते हैं बहुत जोगेंद्र कवाड़े के साथ, जो है कवाड़े साहब के साथ अलाइंस किया था, लेकिन वो अलाइंस जो है वो काम नहीं कर पाया। तो माजी की एक मिसाल हमारे पास मौजूद है। दूसरी मिसाल ये है कि बिहार के असम्बली इंतखाबात में अवैसी साहब खुद गए थे बिहार, और उन्होंने जो है वहाँ पे दलित और मुसलमानों के अलाइंस की बात की थी, तो वो फंडा भी जो है वो नाकाम होता दिखाई दिया। तो क्या आपको लगता क्या है, मतलब माजी की दो मिसालें जो हमारे सामने मौजूद हैं, तो क्या देखिए मुस्तकबिल रोशन हो पाएगा? ये जो है ये दलित मुस्लिम फंडा नहीं है, ये पहले समझ लीजिए। ये जो है वो वंचित समूह जो है इसकी एक अघाड़ी बन चुकी है, और इस वंचित अघाड़ी में सबसे आगे जो है वो मैंने जैसे कहा कि ओबीसी है। ओबीसीयों का गठबंधन जो है वो शेड्यूल कास्ट के साथ हो गया और आदिवासियों के साथ में हो गया, और ये गठबंधन जो है वो 2.5 महीने से, जुलाई से लेके घूम रहा था। अगस्त में उसकी एक शक्ल बनी, और वो शक्ल महाराष्ट्र ने देख ली। सिर्फ इतना है कि यहाँ की जो प्रिंट मीडिया है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है उन्होंने दखल नहीं दिया। सोलापुर में जो वंचित बहुजन अघाड़ी का जो सम्मेलन हुआ वो अपने बलबूते पे ताकत थी, और वो भी उतना ही ताकतवर था कि जितना औरंगाबाद का था। औरंगाबाद में इससे फ़र्क कितना है, पॉलिटिकली फ़र्क कितना है कि एमआईएम उसमें पॉलिटिकली ज्वाइन हुआ, और पॉलिटिकल ज्वाइन होने की वजह से ये जो वंचित बहुजन अघाड़ी की जो वोट बैंक है, उस वोट बैंक में मुसलमानों की ताकत औरंगाबाद में दिखाई दी, और इसलिए इग्नोर नहीं कर सके। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो रिलीजियस सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसको सपोर्ट करेगी, और ये अगर सपोर्ट करती तो मैं इतना दावे के साथ कहता हूँ कांग्रेस आएगी तो दूध में शक्कर होगा, पूरे के पूरे सीट हम लोग जीत पाएंगे। एनसीपी का के बारे में क्या ख्याल है आपका? मैं एनसीपी के साथ में नहीं हूँ, और हम लोग लेना नहीं चाह रहे। हमने कांग्रेस वालों से सीधा कह दिया
क्योंकि ये महाराष्ट्र की सरकार, बीजेपी की सरकार, अगर एनसीपी सपोर्ट नहीं देती तो शायद बनती ही नहीं, दोबारा इलेक्शंस होते और एक राज्य होता कि जो बीजेपी के साथ में निकलने में हम लोग को मुश्किलात नहीं होते। और इसलिए राफेल के मुद्दे पर भी एनसीपी की जो भूमिका हुई, हर कोई राजनीतिक पार्टी मोदी को घेरना चाह रहे थे और वहीं एनसीपी जो है उनको बरी करना चाह रही थी। तो ये राजनीतिक मसला मेरे ख्याल से ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए, उसके परिणामों का भी सोचना चाहिए। और इसलिए हम लोग ने कहा कि भी हमको एनसीपी से कोई मतलब नहीं है, हम लोग कांग्रेस के साथ जाने के लिए तैयार हैं। पूरे हिंदुस्तान की सियासत पे अगर निगाह डाली जाए, फिलहाल इलेक्शन आने वाला है और 4 जो रियासतें हैं वहाँ पर भी इलेक्शन है, मायावती की भूमिका को आप जो है वो किस तरह देखते हैं, कितनी अहम होगी? क्योंकि इन्होंने जो है वो अलायंस करने से इनकार कर दिया कांग्रेस के साथ 2 जगहों पर, 2 रियासतों में। तो क्या आपको लगता है कि मतलब दलित पॉलिटिक्स का जो रुझान फ़िलहाल आगे बढ़ रहा है उसमें मायावती की जो भूमिका है, जो उनका रोल है, वो बहुत अहम साबित हो सकता है आने वाले इलेक्शन में? देखिए, मैं यही कहूँगा कि जिस तरह से हम लोग मायावती को ब्लेम कर रहे हैं कि उनकी वजह से नहीं हुआ, उसी तरह से मेरे ख्याल से कांग्रेस को भी देखना चाहिए कि कांग्रेस ने क्या प्रयास किया। दलित पॉलिटिक्स जो है या शेड्यूल कास्ट पॉलिटिक्स जो है वो आज किसी एक व्यक्ति के साथ में नहीं है। वो आज जो संविधान बचाएगा या संविधान बचाने की बात कहेगा, आज उसके साथ में है। क्या आपको लगता है कि बीएसपी भी जो है वो उन 4 रियासत में कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचाएगी? देखिए, उन्होंने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया नहीं, ना गुजरात में पहुंचा पाई, ना कर्नाटक में पहुंचा पाई। देखिए, आज मैं ये कहूँगा कि हम लोग किसी व्यक्ति को लेके अगर राजनीतिक बात करेंगे तो मेरे ख्याल से गलतफहमी होगी। आज जो है वो संविधान पे लेके अगर सोचना कहेंगे तो हम लोग कहेंगे कि यस, राजनीति अलग किस्म की राजनीति हो रही है और उस अलग किस्म की राजनीति को हम लोग ड्राइव कर रहे हैं, ये बात सही है। लेकिन एक सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि बीजेपी ने जिस तरह से पूरे मुल्क में मुस्लिम मुखालिफ माहौल पैदा किया है, तो क्या आपको लगता है कि इसका फ़ायदा इलेक्शन में हो पाएगा बीजेपी को और इसका फ़ायदा उठा पाएगी? देखिए, मैं ये अगर कहूँगा कि मुस्लिम समाज जिस तरफ शेड्यूल कास्ट जा रहा है उस तरफ अगर वो मोड़ ले तो दोबारा ये सरकार नहीं आएगी। लेकिन मुसलमानों का जो रुझान कांग्रेस की तरफ है और कांग्रेस सभी को लेने के लिए तैयार नहीं है, यही अगर सिलसिला चलता रहा तो मेरे ख्याल से इस सरकार को आने में, दोबारा आने में देरी नहीं होगी। तो यही मैं कह रहा हूं कि जिस डायरेक्शन में अगर दलित जाएगा, शेड्यूल कास्ट जाएगा, उसी डायरेक्शन में अगर मुसलमान चले जाएगा तो इस सरकार को हराने में बहुत आसानी हो जाएगी। अच्छा, आपने बहुत अहम बात की, लेकिन सवाल ये पैदा होता है अम्बेडकर साहब, क्या शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट जो है वो इतना बेदार है कि वो सियासी हलचलों को जो है वो समझ पाए और जिस तरह की धाराएं बह रही हैं उसकी तरफ जो है वो 2 अप्रैल जो है वो मेरे ख्याल से घंटी है कि उसने घंटी बजा दी। मैं किसी नेता के साथ बेदारी हो रही है, मैं संविधान के साथ में हूँ और जो कोई संविधान के साथ में छेड़छाड़ करने के लिए मैं रास्ते पे आने के लिए तैयार हूँ। और वो किस तरह से रास्ते आया तो उसने देखा दिया, मतलब बिना संगठन उसको संगठन की ज़रूरत नहीं हुई, खाली एक संदेश की ज़रूरत हुई, एक संदेश से वो रास्ते पे आ गया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें जागृति आ चुकी है, वो अपने अधिकार को पहचान लिया है, वो ये जान रहा है कि दोबारा इस सरकार को आए तो मनुवाद यहाँ ले आएगा और मनुवाद आता है तो जैसे मुसलमान शिकार होगा वैसे वो भी यहाँ पर शिकार होगा और ओबीसी भी शिकार होगा। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि बाबरी मस्जिद का जो मुद्दा है वो कितना असरअंदाज साबित हो सकता है 2019 के इलेक्शन में? देखिए, जैसे मैं अभी ये कहूँ, मतलब ये जो वंचित बहुजन अघाड़ी की बात हम लोग ने कही है, इस वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ में मुसलमान अगर ज्वाइन होता है तो बाबरी मस्जिद का कोई मसला है सामने आता ही नहीं है 2019 में, क्योंकि वो इस सिस्टम को अपने कब्ज़े में लेने के लिए निकले हैं। वो सिस्टम को अगर कब्ज़े में लेने के लिए निकले है और मुसलमान अगर उसको साथ देता है तो वो थोड़ी
धार्मिक इशू में चले जाएगा तो वो तो सत्ता के इशू पे लड़ता रहेगा और उसी के लिए वो जुझान करता रहेगा। प्रकाश अंबेडकर साहब से हम बहुत ही अहम मुद्दों पर गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने जो है वो मुल्क के सियासी हालात के साथ साथ महाराष्ट्र की सियासत पर जो है वो बहुत ही पुरमग़्ज़ बातें की। सवाल सबसे अहम ये है कि 19 का इलेक्शन आने वाला है और उसके साथ साथ जो है वो 4 रियासतों में जो है वो इलेक्शन की घंटियां बज चुकी हैं। अब देखना ये है कि जो वोटर है वो किसकी तरफ फैसला करता है और किसको जो है वो राजा बनाता है और किसको गिराता है। बहरहाल अब ये वक्त ही बताएगा कि मुसलमान और दलित जो है वो किसके साथ में जाने वाला है और किसको जो है वो सत्ता का फ़ायदा देने वाला है। प्रकाश अंबेडकर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। शुक्रिया आपका भी। आपका बहुत शुक्रिया, हमारे पास आप आए हैं और हमको टाइम दिया, इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। शुक्रिया। चलिए हमें भी इजाज़त दीजिए और एक नई शख्सियत के साथ अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए आदाब।